दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ रहे हैं ब्रिटानिया के एग्जांपल के थ्रू। अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे इनकम पी एंड एल में। इसमें क्वार्टरली की जगह एनुअल सेलेक्ट करेंगे और एनुअल में जाके हम इसको कंसोलिडेटेड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रादर देन गोइंग फॉर स्टैंड अलोन थिंग। अब इसमें व्यू डिटेल्स करेंगे ताकि एक डिटेल्ड व्यू आ जाए। अब इसमें यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है सेल्स टर्नओवर। जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी सेल्स रिसीव होती है हमें। जैसे हम मान लो ब्रिटानिया के केस में, ब्रिटानिया का मेजर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं बिस्किट, रस्क्स, ब्रेड्स और केक्स, जो फ्रूट केक्स आते हैं। तो इन सबको टोटल करके कंबाइंड जो भी उन्हें पैसा रिसीव होता है बेच के, तो उसे बोलते हैं सेल्स। सेल्स माने कि कुछ भी एक दुकानदार की, एक कंपनी का जो भी सेल्स जनरेट होती है वो सेल्स टर्नओवर में आती है। उसके बाद उसमें से एक्साइज ड्यूटी नेट ऑफ करके हमारी नेट सेल्स निकल के आ जाती है, जो कि इस केस में आ रही है 13,371 करोड़। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये जितने भी फिगर्स हैं ये सारी करोड्स के अंदर है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि यहाँ पे कोई और फिगर। जैसे अब इसके केस में शेयर इश्यूज के केस में है लैक्स, इक्विटी डिविडेंड के केस में परसेंटेज। जब तक ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे स्पेसिफिकली तो इसको हम सबको करोड़ मानेंगे। तो एक करोड़ में फिगर्स रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब जैसे सेल्स का आ गया, नेट हो गया, उसके बाद अदर इनकम आती है। दोस्तों अदर इनकम क्या होती है, जो भी हमारे बिजनेस के कोर नेचर है, जो हमारा बिजनेस का कोर नेचर है उसके अलावा कोई भी इनकम जनरेट होती है उसे हम अदर इनकम में डालते हैं। अब जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के केस में इनका मेजर जो काम है, जो इनका नेचर ऑफ बिजनेस है, कोर नेचर ऑफ बिजनेस है, वो है बिस्किट बेचना या रस बेचना या ब्रेड बेचना या केक्स बेचना। इसके अलावा कोई भी अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और जिससे इनकम जनरेट हो जाती है तो उसको हम अदर में डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटानिया के पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जहाँ से वो प्रोडक्शन ऑपरेट करते हैं। तो इस केस में मान लो अगर ब्रिटानिया की एक खुद की कोई ओन्ड फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को खाली चलते हुए काफ़ी समय हो गया है या 2 या 4 महीने हो गए हैं, तो ब्रिटानिया एक डिसीजन लेती है कि वो उस फैक्ट्री को रेंट पे डाल देगी ताकि उनको कुछ इनकम जनरेट हो, ऐसे ही उनका एक असेट खाली ना पड़ा रहे बिना परफॉर्मेंस के। तो जैसे ही वो फैक्ट्री को रेंट पे देगी तो उनको रेंट जनरेट होगा, जो कि उनका कोर नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में नहीं है या ना ही वो किसी रेंटल प्रॉपर्टी सेलिंग के बिजनेस में है। तो इस केस में क्या होगा कि उनको जो भी रेंट जनरेट होगा उस इनकम से वो अदर इनकम में आ जाएगी, क्योंकि उनके कोर बिजनेस रेंट पे बिल्डिंग देना नहीं है। तो इसको करके जब हम ये नेट सेल में अदर इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, जो कि इस केस में आ रही है 13,731 करोड़। अब इसके बाद क्या होगा कि एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। अब एक्सपेंडिचर में सारे अलग अलग एक्सपेंडिचर हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो भी हमें खर्चा लगता है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके और फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। अब जैसे कि कहने का भाव है, जैसे ब्रिटानिया बिस्किट बनाती है तो उसमें मैदा आता है, सुक्रोस आता है और शुगर आती है और रिफाइंड ऑयल आता है, पामोलिन ऑयल आता है, वाटर होता है, काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल कहते हैं, जो कि मटेरियल कंज्यूम्ड में आते हैं। इन रॉ मटेरियल को बिस्किट बनाने में जो भी खर्चे इन्वॉल्व होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में डाल देते हैं। जैसे ही हमारी फैक्ट्री में कोई रॉ मटेरियल आता है उसको कन्वर्जन में जो भी हमारा पैसा लगता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में डाल देते हैं। मटेरियल कंज्यूम में आपका सारे रॉ मटेरियल्स आ गए प्रोडक्शन के अंदर जो जाते हैं, जैसे कि ब्रिटानिया के केस में मैदा हो गया, चीनी हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सब कुछ जो भी यूज़ होता है वो मटेरियल कंज्यूम में आ जाता है। उसके बाद हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस होती है, पर्सनल माने एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, जो भी हम लेबर को पैसा देते हैं वो सारा हमारा यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, जो भी माल को बेचने के लिए हमारे खर्चे लगते हैं, जो भी एक फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाने के लिए या होलसेलर रिटेलर के पास पहुंचाने के लिए जो भी कंपनी के खर्चे लगते हैं वो सेलिंग एक्सपेंस में आ जाते हैं। जैसे सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे आपका कोई अपना जो डायरेक्ट सेल को इम्पैक्ट करें वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इस तरीके के एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें एडमिन के खर्चे आते हैं जो कि ऑफिस को मेंटेन करने में आते हैं। उसके बाद एक्सपेंस कैपिटलाइज्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे अब मान लो ब्रिटेनिया ने एक नया प्लांट लगाया और उस प्लांट को शुरुआत जिस दिन से करी है और जब तक प्रोडक्शन आती है तब तक काफ़ी सारे खर्चे होते हैं 1.5-2 साल के अंदर। मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मान लो कोई साइट चेकिंग एक्सपेंस, इनमें वो खर्चे आते हैं। जैसे मान लो हमारा इस समय प्रोडक्शन नहीं आई और उसकी वजह से सेल जनरेट होनी शुरू नहीं हुई,
तो उससे सेल्स ना होने की वजह से अगर हम खर्चा P&L में डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारा बेफालतू में एक लॉस दिखना शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, जो कि एक नेगेटिव परफॉर्मेंस शो कर सकता है किसी भी बिजनेस में। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। उसको कैपिटलाइज कैसे कर लेंगे, लेट्स सी अगर मान लो हमने भी प्लांट की प्रोडक्शन आने में तकरीबन हमारा साल लगना है, और साल के अंदर हमारे कम से कम 2-3 करोड़ के खर्चे हो चुके हैं, जो कि जनरल एक्सपेंस हो गए, या टेलीफोन एक्सपेंस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए, या साइट के अंदर कोई ऐसे ऐसे हम टेस्टिंग करवा रहे हैं उसके एक्सपेंस हो गए। तो ये सभी खर्चे अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, तो हमारा सेल्स तो कोई आ नहीं रही अभी इस टाइम पे, एक साल के अंदर जब तक हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती है। तो इस टाइम में जो भी हमारे खर्चे आएंगे, अगर हमने उसको इसमें डाल दिया, तो हमारा लॉस जनरेट हो जाएगा, जो कि शेयर होल्डर को बहुत नेगेटिव दिखेगा कि इस कंपनी ने तो हमारा पहले ही लॉस करवा दिया। जबकि रियल में स्थिति ऐसी है कि ये तो टाइम लगना ही है, प्रोडक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होती और सेल्स जनरेट होनी शुरू नहीं होती। तो ये जो खर्चा है उसको कंपनी क्या करती है, यहाँ पे P&L में ना दिखा के उसको बैलेंस शीट में ले जाती है और उसको कैपिटलाइज कर देती है, और उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करना शुरू करती है अगले सालों में, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि P&L पे हमारा इम्पैक्ट ना आए। तो उसकी जितनी भी एडजस्टमेंट है वो इस हेड के अंदर आ जाती हैं, कैपिटलाइज एक्सपेंस, प्रोविजन मेड। कोई भी फ्यूचर में हमारी कोई ऐसी पैसा खर्च होने वाला है जिसके लिए हम अभी से प्रोविजन बनाना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा करके हर साल, तो वो प्रोविजन इसमें आ जाते हैं। जैसे कोई भी हमारा एग्जांपल ले लो, कोई खर्चा आने वाला है, वो मेजर खर्चा है, मान लो 10 करोड़ रुपए का खर्चा है वो, और वो एक ही दम हम खर्च नहीं सकते, तो हम हर साल 1-1, 2-2 करोड़ डालना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा इन सब एक्सपेंसेस को जोड़ के। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अब मान लीजिए कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जो हमारा मेन कोर बिजनेस है, मतलब मेन नेचर ऑफ बिजनेस है वो, जैसे ब्रिटानिया के केस में बिस्किट बेचना एक मेन नेचर ऑफ बिजनेस है, पर ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी हमारी अदर इनकम आ जाती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अभी फैक्ट्री के रेंटल से हमारी इनकम आ गई 359 करोड़ की। तो अब ये जो इनकम है, अगर हम मान लो इंडस्ट्री में अलग अलग पीयर्स का कंपेरिजन करते हैं, जैसे ब्रिटानिया एक प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, बिस्किट इंडस्ट्री में, आईटीसी एक प्लेयर है, पार्ले एक प्लेयर है। अब हमें कंपैरिजन करना होगा इन तीनों का, हम उनके नेचर ऑफ बिजनेस से कंपैरिजन कर पाएंगे। अब जरूरी तो है नहीं कि ब्रिटानिया ने अगर अपनी फैक्ट्री रेंट पे दे रखी है तो पार्ले ने भी दे रखी होगी, तो ऐसे केस में हमारे लिए कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोर नेचर ऑफ बिजनेस को कंपेयर करते हैं, जो कि उसके मेन जो ऑपरेशंस है, मेन ऑपरेशन है बिस्किट बेचने से जो पैसा जनरेट होगा, हमें उसको जानना है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो है जो बिजनेस उसके कोर ऑपरेशंस करने से जो हमें पैसा इनकम जनरेट हो रही है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अब अगर आप ये देखेंगे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें तो हमने इन अदर इनकम भी डाल दी है, ऐसे तो हमारा इन्फ्लेट हो जाएगा प्रॉफिट। तो इसलिए कोर ऑपरेशंस अगर हमने देखने हो तो हम इसकी अदर इनकम्स हटा देते हैं, जो कोर नेचर ऑफ बिजनेस है उसका देखते हैं कि कितना जनरेट हुआ है, ताकि हम इंडस्ट्री में और पीयर्स के साथ भी कंपैरिजन कर पाएं। और इसके और भी कई कारण है। अब जैसे इसके अंदर एक तो हमने अदर इनकम हटानी है, उसी तरीके से हमने अदर एक्सपेंसेस भी हटाने हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर ब्रिटानिया के अंदर हमारा लोन्स चल रहे हैं, तो उस लोन्स की वजह से कुछ एक हमारा इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी। अब वो इंटरेस्ट की कॉस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि हमने लोन ले रखे हैं, पर अगर हमारे पास सफिशिएंट मनी होती, अगर हमारा शेयर होल्डर हमें इतना पैसा दे दे कि हम लोन्स ना ले, तो हमारा कोर नेचर ऑफ बिजनेस से क्या मुनाफा आएगा वो जानने में इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं। अब मान लीजिए ब्रिटानिया ने एक लोन ले रखा है जिसके ऊपर उसका 10 करोड़ का हर साल इंटरेस्ट जा रहा है, वहीं पार्ले भी सेम ऑपरेशन कर रही है मान लीजिए, वैसे तो दोनों के ऑपरेशंस में काफ़ी फर्क है। तो मान लीजिए अगर पार्ले भी सेम लेवल पे ऑपरेट कर रही है, पर उसको लोन नहीं लेने की वजह से इंटरेस्ट नहीं लग रहा 10 करोड़ का, तो ऐसे केस में आप देखेंगे ब्रिटानिया का 10 करोड़ से प्रॉफिट डाउन शो हो रहा होगा, वहीं पार्ले का 10 करोड़ से अप शो हो रहा होगा। तो आप सोचेंगे कि पार्ले तो जो है वो अच्छी कंपनी है, पर इसीलिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना होता है कि ब्रिटानिया, अगर हम आपको ये लोन जो आपने ले रखा है इसके जितना हम पैसा आपको खुद दे दे, तो आपका लोन का ब्याज बच जाएगा, तब आप हमें कितना कमा के दोगे। तो ये जानने में इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है कंपनी का। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका अच्छा आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप लोन को रीपे कर दोगे। जब आप उसको रीपे कर दोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, तब आप अपना पार्ले को भी compete कर पाएंगे, हो सकता है उनसे ज्यादा ही पहुंच जाए। तो ऐसे केसेस में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना जरूरी होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आपको प्योर जो है मुनाफा पता लगता है कंपनी का, जो कि प्योर ऑपरेशन से हो, ताकि उसको इन्फ्लेट ना किया हो, ना किसी लोन की वजह से उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही हो जिससे वो कम हो रहा हो, ना ही किसी अदर इनकम की वजह से वो इन्फ्लेट होकर ज्यादा शो हो रहा हो, जैसे कि इस केस में रेंट था ब्रिटानिया की फैक्ट्रीज का। तो ऐसे केस में हम चाहेंगे कि हमें सिर्फ ये बताओ कि बिस्किट बेच के आपने क्या कमाया, बिस्किट, रस और ब्रेड्स और केक्स, ये चारों बेच के आपने क्या कमाया, बजाय कि आपका जो आपने रेंट पे दिया, रेंट की इनकम हमें नहीं जाननी है, ना ही हमें
आपके लोन के इंटरेस्ट को इसमें से घटाना है। हमें प्योर बिजनेस का बताओ कितना मुनाफा कमा रहे हो, बजाय कि कहीं आप उसको इंटरेस्ट से माइनस करके कम दिखाओ। उससे तो हमारा मनोबल गिरेगा कि आपकी कंपनी कम कमा रही है जबकि आप एक्चुअल में ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर बिल्कुल ही क्रक्स में, बिल्कुल प्लेन भाषा में कहें तो वो ये होगा कि आपका बिजनेस के जेन्युइन ऑपरेशन, जो आपका कंपनी का जो असली धर्म है उसको करके आप क्या कमा रहे हो वो बताओ हमें। तो वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये एक शो करने की रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज में। वैसे एक इबिट्डा होता है। अब इसमें क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, माने कि ये अर्निंग जो टैक्स और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इन सबको घटाने से पहले जो अर्निंग आई है वो है हमारी 2448 करोड़। इसमें से हमारा डेप्रिसिएशन घट जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लीजिए ब्रिटानिया के पास एक कोई ओवन खरीदा है और वो 10 करोड़ का ओवन है और वो 10 साल चलने वाला है, तो कंपनी उसको इसी साल खर्चा मान ले तो वो तो इसी साल की इनकम में से माइनस हो जाएगा, जिससे होगा क्या, इस साल की इनकम में ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये उचित नहीं होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इस साल के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम अगले 10 सालों के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। तो इस साल का तो खर्चा टेक्निकली 1 करोड़ हुआ, क्योंकि 10 करोड़ का ओवन था, 10 साल चलेगा तो हर साल का खर्चा तो 1-1 करोड़ हो गया। अगर हम सारे का सारा 10 करोड़ का ओवन जिसमें बिस्किट बनते हैं वो इसी साल अगर हम P&L के अंदर राइट ऑफ कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, जबकि जेन्युइनली तो हमारे को 1 करोड़ माइनस करना है। तो होता क्या है कि उसको डेप्रिसिएशन टर्म दी जाती है उस 1 करोड़ को, टोटल असेट की कॉस्ट जो कि 10 करोड़ है डिवाइड बाय 10 नंबर ऑफ ईयर जो कि उसकी लाइफ टाइम है, तो वो आ जाएगा 1 करोड़ पर ईयर। तो वो 1 करोड़ यहां शो हो जाएगा डेप्रिसिएशन में। इसी तरीके से जितने भी असेट्स हैं उनका टोटल डेप्रिसिएशन 170 करोड़ आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस करने के बाद हमारा बचता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले हमारा आ रहा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो EBITA आ गया, उसमें से अमोर्टाइजेशन माइनस करा तो EBIT आ गया, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये देखिए, तो ये EBIT माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया हमारा 2278 करोड़ का। अब इसमें से हमारा इंटरेस्ट घट जाएगा, जो हमने लोन्स ले रखे हैं उसके ऊपर हम ब्याज पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये माइनस करने के बाद हमारा बचेगा EBT अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब इसके अंदर से हमारे टैक्सेस चले जाएंगे जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस है, माने कि इनकम टैक्स चला जाएगा। तो इनकम टैक्स यहां से माइनस होने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा 1603 करोड़ का। ये देखिए, अब इसके बाद क्या है, ये 1603 करोड़ हमारी कंपनी ने कमाया। अब हमारी कंपनी में मान लो 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो उन 100 शेयर होल्डर्स ने मिलकर ये पैसा कमाया। फिर हम उन 100 शेयर होल्डर्स में जब इस पैसे को बांट देंगे तो हर शेयर होल्डर के पास 16 करोड़ रुपए आ जाएंगे, क्योंकि वो हमने डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे शेयर्स इन इशू है, ये लैक्स में है, ध्यान दीजिएगा, ये लैक्स में है ना कि करोड़ में। हालांकि ये सब कुछ करोड़ में चल रहा है, पर जब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि ये लैक्स में, तो ये लाख में गिनेंगे हम इसको। तो ये 2408 लाख शेयर्स हैं जो कि इस समय आउटस्टैंडिंग है, और हमारा इस समय जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 1603 करोड़। ये देखिए रिपोर्टेड पैट। अब रिपोर्टेड पैट जो है हमारा 1603 करोड़ है, तो हम 1603 करोड़ को 2408 लाख शेयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा। ये देखिए, ये अर्निंग पर शेयर क्या है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो एक धंधा है, उस धंधे के अंदर मान लो 10 पार्टनर है, उन 10 पार्टनर्स ने मिलकर उस धंधे में मेहनत लगाई और उस 10 पार्टनर्स के उस धंधे में 10 करोड़ की कमाई हुई पहले साल। तो जब वो साल के अंतिम दिन पे डिवाइड करेंगे पैसा अपने में, तो 1-1 करोड़ सबके हिस्से में आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं, ये वही है, ये जो आप 66 रुपए देख रहे हैं EPS, ये वही डिवीजन है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि 10 पार्टनर ना होके हजारों लाखों पार्टनर है। ये देखिए 2408 लाख पार्टनर्स हैं और टोटल जो कमाई है वो है 1603 करोड़ की। तो 1603 करोड़ 2408 लाख पार्टनर्स में बट जाएगा। तो वो बंटवारे में जो पैसा मिला सबको 66 रुपए मिले हर एक। अब होता क्या, यहाँ पे किसी के पास 1000 शेयर्स हैं, किसी के पास 10 शेयर हैं, किसी के पास 5 शेयर है, तो उनको एक शेयर पे इतना मिल रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा उनके पास कितने शेयर्स हैं, तो उनको उतनी कमाई होगी इस कंपनी में पैसा लगा के, क्योंकि उन्होंने उतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रखे थे। और एक चीज मैं आपको बताना और जरूरी था जो कि इसमें है, इसमें से नॉन रिकरिंग आइटम्स हमारा एडजस्ट हो जाती हैं। नॉन रिकरिंग आइटम क्या है, अब मान लो कि ऐसा कोई खर्चा आ जाता है जो कि रिकरिंग माने जनरल नेचर का नहीं है, वो हमेशा नहीं होता है, और वो हमारा इसमें ऊपर शो हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है कम हो जाता है। तो मान लो अगर हमारा ऐसा कोई खर्चा था इस साल आया, वो 100 करोड़ का खर्चा था जो कि बिल्कुल अनसडन था, जो शायद ना भी आता, हमें पता ही नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा 100 करोड़ खर्च हो जाएगा, एकदम हमारी कोई लाइबिलिटी जनरेट होगी। तो वो जो 100 करोड़ है, अब जैसे मान लो इस साल कोई हमारे पे पेनल्टी लग गई 100 करोड़ की, तो उस
नॉन रिकरिंग आइटम, क्योंकि हर साल तो पेनल्टी लगेगी नहीं 100 करोड़ की, तो वो 100 करोड़ मान लो यहाँ पे हम ऐड बैक कर देंगे। तो 1603 करोड़ अगर हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें 100 करोड़ हम ऐड करेंगे तो 1703 करोड़ आ जाएगा। वो इसलिए शो करते हैं ताकि कभी भी कंपनी का कंपैरिजन कोई शेयर होल्डर कर रहा हो अदर इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ, जैसे पार्ले के साथ कंपैरिजन कर रहा हो, और वो देखेगा कि पार्ले ने 10,000 करोड़ के बिस्किट बेचे और उसको 10,000 करोड़ के बिस्किट बेचने के ऊपर उसका 10% मुनाफा आया, 1,000 करोड़ उसने कमाया। पर वहीं आप ब्रिटानिया की बैलेंस शीट में आएंगे तो आप देखेंगे, मान लो कि ब्रिटानिया की सेल भी 10,000 करोड़ आ रही है, पर ब्रिटानिया का जो मुनाफा आ रहा है वो आ रहा है 900 करोड़। तो आप तो बोलेंगे मैं तो पार्ले में पैसा लगाऊंगा भाई, वो 10% की कमाई कमा के दे रहा है, ये 9% की कमाई कमा के दे रहा है ब्रिटानिया। तो फिर आप देखेंगे कि भाई इसमें तो एक इनको 100 करोड़ की पेनल्टी लगी हुई है ब्रिटानिया को, तो फिर उसको आप यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे नॉन रिकरिंग आइटम में, मतलब जो कि साधारण नेचर की नहीं है। नॉन रिकरिंग माने साधारण नहीं है, हर बार नहीं आती, कभी कभी आ जाती है। तो आप उस 100 करोड़ को जब ऐड बैक करेंगे तो आप देखेंगे पार्ले के साथ ही ब्रिटानिया का भी 1,000 करोड़ का मुनाफा आ रहा है। फिर आपको लगेगा कि दोनों कंपनी बराबर चल रही है। तो ये इसलिए इसको ऐड बैक कर देते हैं ताकि इन्वेस्टर को शो करने के लिए कि हमारा नेचुरल प्रॉफिट कितना आ रहा है। नेचुरल प्रॉफिट तो हमारा 1703 करोड़ आ रहा है, क्योंकि उसमें 100 करोड़ की मान लो यहाँ पे नॉन रिकरिंग आइटम लग गई है। ऐसे ही कोई नॉन कैश एडजस्टमेंट्स होती हैं अदर, वो भी ऐड बैक कर देते हैं हम। ऐसी कोई अदर एडजस्टमेंट आ जाती है, कोई भी किसी भी तरीके की आ सकती है, तो उनको ऐड बैक करके हमारा यहाँ पे प्योर प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसको फिर हम डिवाइड करके दिखाते हैं भाई इतना ईपीएस हमारा आया है। तो ये सब था। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। अब जैसे आप क्या करते हैं, कोई बैंक अगर किसी भी व्यक्ति को लोन देता है तो वो ये जानने में बहुत इच्छुक होता है कि व्यक्ति की कमाई का साधन क्या है, वो कहाँ से पैसा कमाता है, उसका जो सोर्स है वो इतना सॉलिड है कि वो क्या मेरा पैसा वापस दे पाएगा। अब मान लीजिए एक बैंकर है, उसने किसी को 1,00,000 रुपए दिया और बैंकर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वह व्यक्ति 1,00,000 रुपए अगले 5 सालों में रिटर्न कर दे। तो उसकी मान लो हर साल 20-20 हज़ार की इंस्टॉलमेंट है। तो बैंकर क्या चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर कम से कम 20,000 की इनकम तो शो हो रही हो, कम से कम, वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो कम से कम 20,000 तो शो हो रही हो, ताकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट देने के योग्य है भी कि नहीं है। ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे, जैसे हम किसी भी इंसान की हैसियत उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लगाते हैं कि वो कितना कमाना चाह रहा है, उसी प्रकार हम किसी भी कंपनी की हैसियत उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लगाते हैं कि क्या उसकी कमाई कितनी है। तो ये हमारा कंपनी की पैसा कमाने की क्षमता को दर्शाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाकी इसके अंदर काफ़ी रेशियोज होती हैं जिसको हम जज कर सकते हैं इंडस्ट्री वाइज जब हम कंपैरिजन करेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपको अपना समय निकाल के वीडियो देखने के लिए मेरा धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।